हेलो एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा पीसीएस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि आंसर राइटिंग को लेकर के एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल नया है। उन्होंने पहले कभी मेंस नहीं दिया, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहे हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहे हैं और लिखना जो है वो उनका फोटे नहीं है। उनको यही चीज़ दिमाग में आती है कि क्या 2-3 महीने में हम अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, सिंपल एक क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन पूछा गया था 70th बीपीएससी मेंस में कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स, हैज द कोएलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइंड द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, गिव रीजंस। और ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी 19 प्लस 19। अब ये 19 प्लस 19, कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा होगा लिखा होता है 19 प्लस 19, कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है डायरेक्ट 38। तो स्पेसिफिकली जिन क्वेश्चंस में ऐसे बाइफरकेट किया रहता है 19 प्लस 19, दैट मीन्स कि क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और दोनों पे ही आपको 19-19 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी अगर आप पहले क्वेश्चन को ढंग से एड्रेस करते हैं तो उसके लिए आउट ऑफ 19 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस करते हैं तो उसके लिए फिर से आपको आउट ऑफ 19 मार्क्स दिए जाएंगे, और फिर ओवरऑल आपका जो 38 के आउट ऑफ बनेगा वो मार्क्स रहेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को हमको 2 बार पढ़ना है, 2 टाइम्स। रीड द क्वेश्चन। और 2 बार पढ़ के क्या करना है, सिर्फ उसको पढ़ नहीं लेना है, उसके डिमांड को समझना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको क्वेश्चन कोई दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कि हमसे ये सवाल पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं और हम बताने लगे कि हम जो है वो धरती पे रहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता ना। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, धरती पे तो ऑब्वियसली हम सब रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है आप किस शहर में रहते हैं, आप किस गांव में रहते हैं। तो क्वेश्चन का जो डिमांड है, अगर आपका आंसर वो फुलफिल करने में कामयाब हो जाता है तभी आपको उसके लिए मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज उसके लिए मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो चलिए दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बस इतना पढ़ के फिर से समझते हैं इसको, कि क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि हमको पॉलिटिकल पार्टीज का इवोल्यूशन बताना है इंडिया में, और कैसे बताना है, किस पैरामीटर पे बताना है। तो वन पार्टी डोमिनेंस से लेकर के एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स तक हमको ये इवोल्यूशन जो है वो ट्रेस करना है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, हैज द कोएलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइंड द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, यानी क्या कोएलिशन पॉलिटिक्स ने प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को इंडिया में अंडरमाइन किया है, उसको कमजोर किया है, और इसके लिए हमको रीजंस देने हैं। यानी कि इसका दो आंसर्स हो सकता है, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं यस, या कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं नो। तो हमको दोनों ही पक्षों को कंसिडर करना होगा। हाँ, इसने अंडरमाइन किया है उसके रीजंस, और नहीं, इसने अंडरमाइन नहीं किया है उसके रीजंस, और फिर हमको फाइनली कंक्लूड करना होगा। तो सेकंड स्टेप जो हो जाएगा हमारा, वो एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाना होगा क्वेश्चन का। या तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में स्पेस हो वहां पर आप बना सकते हैं, या अपने दिमाग में भी बना सकते हैं कि पहले हमको इंट्रो लिखना है, करीब करीब 1 पेज का मान के चलते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हम 1 पेज का इंट्रो जो है वो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में हमको बॉडी, अब ये 5 पेज का मिनिमम आपको जो है वो लिखना रहेगा, और थर्ड में आपको जो है वो कंक्लूजन लिखना होगा। तो इस तरीके से ये आधे पेज का, वन हाफ टू 1 पेज का आपका कंक्लूजन जो है वो रहेगा। तो ये क्या बता रहा है कि यानी कि हमको इंट्रो 1 पेज का देना है, कंक्लूजन 1 पेज का देना है, बचा कितना हमारे पास 5 पेज, और 5 पेज में हमको दो क्वेश्चंस आंसर करने हैं, तो दोनों के लिए हमको 2.5 2.5 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको दोनों के लिए 2.5 2.5 पेज जो है वो एलोकेट करना होगा। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क बन गया। अब तीसरी चीज हमको इंट्रोडक्शन देखनी होगी कि जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड हमारा इंट्रोडक्शन रहे, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है।
कि आप पूरा बता रहे हैं कि इंडिया का पॉलिटिक्स ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है, नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज पर, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी पर, यानी बेसिकली क्वेश्चन का डिमांड क्या है? तो क्वेश्चन जो है वो इंडिया के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है। तो इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो रिलेटेड टू द क्वेश्चन होना चाहिए, फिर चाहे उसमें आप बेसिक डेफिनेशन डाल सकते हैं, आप किसी कोट से शुरुआत कर सकते हैं, या आप जो है वो यहाँ पे इवोल्यूशन पूछ रहा है तो आप एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आंसर में आप क्या लिखने वाले हैं। उसके बाद बॉडी आपका देखना होगा आपको कि बॉडी में हमको क्या चीज़ें लिखनी है। तो पहला तो क्वेश्चन है ट्रेस द इवोल्यूशन, तो हमको इवोल्यूशन जैसे ही बोल रहा है यानी हमको एक टाइमलाइन बनाना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ चली, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ये चीज़ चली, और फिर उसके बाद बॉडी में सेकंड चीज क्या पूछ रहा है, हैज द कोएलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमको बॉडी में ही जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट उसको कंसिडर करना होगा, पीएम अथॉरिटी, यस, नो, चार पांच रीजंस, और फाइनली फिफ्थ में हमको कंक्लूड करना होगा। कैसे? तो वो जिस तरीके से हमने पूरा आंसर लिखा है उसी तरीके से हम उसको कंक्लूड करेंगे, जिस नोट पे हमने आंसर को लिखा है उसी नोट पे हम उसको कंक्लूड करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंक्लूजन जो है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। नेगेटिव टोन का कंक्लूजन अवॉइड करना है, अवॉइड नेगेटिव टोन कंक्लूजन। तो चलिए जो भी हमने सीखा उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट, हैज द कोalition पॉलिटिक्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, गिव रीजन। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, तो Indian Constitution envisages a parliamentary system of government, Article 74-75, where the Prime Minister is the real executive, primus inter pares, that is, first among the equals. तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में बेस्ट इंट्रोडक्शन होगा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे दें। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर के मन में ये इम्प्रेशन जाता है कि हाँ जो स्टूडेंट है इसने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है। उसके बाद हमने लिखा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमने प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र किया क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रहा है। और एक फ्रेज भी हमने यहाँ पर यूज किया, प्राइमस इंटर पेरेस। ऐसे फ्रेजेस यूज करने से क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। फिर हम इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम हैज मूव्ड फ्रॉम कांग्रेस डोमिनेंस 1950s to 70s to मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स या मल्टी पार्टी कोalition पॉलिटिक्स 1989 to 2014 and currently towards dominant party politics 2014 onwards। कि पिछले कुछ सालों में हमको क्या देखने को मिला है कि 1950 से 70s तक हमको कांग्रेस डोमिनेंस देखने को मिला, फिर हमको 1989 से 2014 तक हमको मल्टी पार्टी कोएलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिला, और प्रेजेंट में हमको जो है फिर से डोमिनेंट पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिल रही है। So, as Granville Austin observed, Indian democracy has been a workable but evolving balance between central authority and federal diversity. तो ग्रैनविल ऑस्टिन, अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर, उनको भी यहाँ पर हमने कोट कर दिया। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन की जब जब हम बात करते हैं तब तक कोशिश यही करनी है कि हम एक टाइमलाइन जो है वो बना सकें। तो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू, इस जो फ्लो चार्ट के थ्रू हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हमारा जो कोएलिशन पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो पहला 1952 टू 1967 ये कांग्रेस का डोमिनेंस का एरा था, और इसमें भी आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के डोमिनेंस का एरा जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। वन पार्टी सिस्टम, यानी और कोई पार्टी जो थी वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी।
फिर 1967 से 77 वाला जो टाइम था वो ऑपोजिशन का इमरजेंस हो रहा था। जयप्रकाश नारायण आपको देखने को मिल जाएंगे इस टाइम पे। लेकिन साथ ही साथ हमको इंदिरा गांधी का सेंट्रलाइजेशन एरा भी देखने को मिलता है, इसी टाइम पर हमको इमरजेंसी देखने को मिलती है। फिर 1977 से 89 कोएलिशन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। क्राइसिस इन इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत सारी सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो इस बीच में हमको देखने को मिलते हैं। जो इंदिरा गांधी हैं उनकी मृत्यु भी इसी बीच में हो जाती है, सडनली राजीव गांधी जो हैं उनको टेक ओवर करना पड़ता है। फिर 1989 से 2014 प्रॉपर प्रॉपर कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है वो हमको देखने को मिला है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो यूपीए की सरकार हो। और फिर 2014 से 2024 रिटर्न ऑफ डोमिनेंट पॉलिटिक्स, क्योंकि दोबारा से एनडीए जो थी वो कंप्लीट मेजोरिटी में थी। और फिर 2024 ऑनवर्ड्स जो लास्ट ईयर का हमारा लोकसभा इलेक्शन था उसमें हम कोएलिशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं दोबारा। फिर चाहे वो बिहार से आपको जेडीयू की पार्टी देखने को मिल जाए या आपको टीडीपी देखने को मिल जाए, उनके कोएलिशंस की वजह से एनडीए जो है वो प्रेजेंट में मेजोरिटी में हमको सेंटर में देखने को मिलती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज का नाम मेंशन कर सकते हैं, एनडीए, यूपीए, टीएमसी? तो हाँ, जब क्वेश्चन आपको पूछ ही रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज का नाम मेंशन किए एक्स वाई जेड करके जो है हम इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज का इवोल्यूशन नहीं बता सकते हैं। आपको बस उन नामों को डेरोगेटरी सेंस में यूज नहीं करना है कि ये पार्टी जो है ये बहुत ही खराब है, इस पार्टी के लीडर जो है वो बहुत ही खराब है। वैसी चीजें हमको अवॉइड करनी है। जहां पर उनके बारे में कुछ बताना है वो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब इसको हम इलेबोरेट करेंगे। सबसे पहला है वन पार्टी डोमिनेंस। तो रजनी कोठारी बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कांग्रेस का जो पूरा उस टाइम पे डोमिनेंस था उसको स्टडी किया था, और उस पूरे पीरियड को उन्होंने डिस्क्राइब किया था 1952 से 67 वाले पीरियड को कांग्रेस सिस्टम। तो रजनी कोठारी कॉइंड द टर्म कांग्रेस सिस्टम टू डिस्क्राइब दिस पीरियड वेयर कांग्रेस एक्टेड एज एन अम्ब्रेला पार्टी अकोमोडेटिंग डाइवर्स आइडियोलॉजीज। सबको पता है ये बात कि क्योंकि फ्रीडम का जो लेगेसी था, फ्रीडम स्ट्रगल का, वो आईएनसी के साथ चली आ रही थी, इसीलिए आईएनसी का जो एक मेजोरिटी थी, आईएनसी के ऊपर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बनी हुई थी कि अलग अलग आइडियोलॉजीज को वो अपने अंदर अकोमोडेट करे। एंड जहां आप रजनी कोठारी का नाम को कोट करते हैं वहीं आप समझ लीजिए कि एक मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। रीजंस क्या है इसके कि कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था? तो फ्रीडम स्ट्रगल का लेगेसी था, नेहरू की कैरिज्मेटिक लीडरशिप थी, और उस टाइम पे एक वीक ऑपोजिशन जो है वो हमको देखने को मिलता है, वीक या नॉन एग्जिस्टिंग ऑपोजिशन भी आप कह सकते हैं। और पीएम की अथॉरिटी जो थी इस टाइम पे स्ट्रांग थी, सेंट्रलाइज थी। नेहरू की विजन हमको देखने को मिलती है प्लानिंग में, फॉरेन पॉलिसी में, लीडरशिप में, एटसेट्रा। सेकंड जो हमारे इवोल्यूशन में सेकंड चीज क्या थी? तो इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन 1967 टू 77। कांग्रेस फेस्ड डिफीट इन मेनी स्टेट इन द 1967 इलेक्शंस, जैसे कि तमिलनाडु में और पंजाब में कांग्रेस को डिफीट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी और इसके बाद चीजें जो थी वो अलग तरीके से अनफोल्ड हो रही थी। और रीजनल पार्टीज जो थी उनका राइज हो रहा था, जैसे डीएमके का राइज हो रहा था तमिलनाडु में और अकाली दल का राइज हुआ था पंजाब में। पीएम का सेंट्रलाइजेशन हमको देखने को मिलता है अंडर मिसेस इंदिरा गांधी, वीकनिंग द कैबिनेट सिस्टम। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975 टू 1977। तो ये हमने बता दिया कि इस टाइम पे ऑपोजिशन का इमरजेंस हो रहा था। अभी इमरजेंस कोई बहुत बड़े रोल में नहीं आई है। एमर्ज ऑपोजिशन जो है वो उनका मेजर रोल कब देखने को मिलता है हमको? तो ये जो 1975 टू 77 का एरा था जब इमरजेंसी लागू थी, उस टाइम पे हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण हो या आपको अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट थर्ड फेज क्या था हमारा? तो कोएलिशन एक्सपेरिमेंट्स 1977 टू 89। बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हमको देखने को मिले। कभी कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस कोएलिशन फ्रॉम 1977 टू 79 अंडर द जनता पार्टी गवर्नमेंट, शॉर्ट लिव्ड ड्यू टू आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस। कि बोल तो दिया कि हमको कांग्रेस को अपोज करना है, लेकिन आपस में ही इनके बीच में जो
सहमति थी वो नहीं थी, जिसकी वजह से 2 साल के अंदर अंदर ही ये सरकार जो है वो गिर जाती है। Period of 1980s saw the revival of Congress under Srimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi, but also saw the rise of regional aspirations, example Assam, Punjab, Kashmir. कि 1980s में हम देखते हैं कि दोबारा जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं उनको इंडिया की के जो लोग हैं वो सेकंड चांस देते हैं और वो दोबारा से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और इसी टाइम पे आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार भी जो है वो देखने को मिलता है, जो खालिस्तान मूवमेंट का राइज जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है और उनको टेक ओवर करते हैं उनके बेटे श्री राजीव गांधी। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब जब भी हम प्राइम मिनिस्टर्स का नाम कोट करेंगे तो श्रीमती, श्री, मिसेस, मिस्टर, ये सब जो सैल्यूटेशंस हैं ये आपको यूज करने होंगे। फोर्थ फेज जो अभी रिसेंट का फेज है 1989 टू 2014, प्रॉपर कोएलिशन पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले तो 1989 से 99 के बीच में माइनॉरिटी गवर्नमेंट अंडर श्री वीपी सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री देवेगौड़ा एक्सेट्रा, जिसमें कि पीएम की अथॉरिटी जो थी वो काफी ज्यादा वीकेंड हो चुकी थी एलाइज के डिपेंडेंस की वजह से, कि आज कोई आपके सपोर्ट में है तो आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और अगले ही दिन कोई अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर ले तो आप प्राइम मिनिस्टर से हट सकते हैं। जिसका कि बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो मात्र सिर्फ 13 दिन के लिए एक बार प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि एलाइज के ऊपर डिपेंडेंस की वजह से प्राइम मिनिस्टर जो थे वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और हमने क्यों लिखा है ये, तो क्वेश्चन हमारा जो सेकंड पार्ट है वो यही पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंडेंस प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी जो है क्या वो कोएलिशन पार्टीज की वजह से, कोएलिशन पॉलिटिक्स की वजह से अंडरमाइन हुई थी या नहीं। फिर 1999 से 2004 हमने देखा कि एनडीए के अंदर जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वहां पर एक स्टेबल कोएलिशन लीड किया गया और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कोएलिशन धर्म जो हमने देखा कि कोएलिशन कैसे चलना चाहिए वो इसी फेज में हमने सीखा। फिर 2004 टू 2014 अथॉरिटी ऑफ पीएम कंस्ट्रेन्ड बाय कांग्रेस ड्यू टू कोएलिशन कंपल्शन। तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और 2004 टू 2009 तो फिर भी एक स्टेबल एरा था, लेकिन 2009 से 2014 के बीच में बहुत सारे टफ डिसीजंस जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं ले पाए क्योंकि वो कोएलिशन कंपल्शन की वजह से मजबूर थे, जैसे कि डीएमके, एनसीपी, तृणमूल एक्सेट्रा। फिफ्थ क्या है, रिटर्न ऑफ डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो फिफ्थ एरा जो 2014 से 2024 के बीच में हमको देखने को मिला, लैंडस्लाइड मेजॉरिटी बाय एनडीए इन 2014 एंड 2019 इलेक्शंस लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्गर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। हमने देखा है लास्ट कुछ टाइम में क्या हुआ है पिछले 10-11 सालों में कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड डिसाइसिवनेस, कंसर्न्स ऑफ वीकनिंग पार्लियामेंट्री डिबेट एंड फेडरल चेक्स की। एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ गई है गवर्नमेंट की, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने में गवर्नमेंट केपेबल हो गया है, बट दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो पार्लियामेंट्री डिबेट और फेडरल चेक्स जो है वो कम हो गए हैं। फिर 2014 ऑनवर्ड्स हमने क्या देखा, 2024 ऑनवर्ड्स रिटर्न ऑफ कोएलिशंस इंडिकेटिंग साइक्लिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डोमिनेंस एंड अलायंसेस, कि एक इक्विलिब्रियम हमको देखने को मिल रहा है कि ना तो पीएमओ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ना तो पीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ना ही कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कभी ये ऊपर होते हैं तो कभी ये ऊपर होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की। तो कितने पेजेस हमने यहाँ पे लिखे, तो यहाँ हमने देखा कि हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, करीब 3-3.5 पेज में हमने जो है वो इस क्वेश्चन, इस आंसर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की कि क्या कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है वो पीएम की अथॉरिटी को अंडरमाइन करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप सब हेडिंग लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। मेक श्योर कि कोएलिशन जो भी स्टेटमेंट हो उसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, ना कि क्वेश्चन के फॉर्म में। तो सबसे पहले यस वाले पार्ट को एड्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना होगा कि ठीक है
मान लिया कि यस 1 2 3 4 करके हमने लिख दिया होता तो शायद ये इतना स्पेस नहीं लेता। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया ताकि हमारा स्पेस जो है वो भी मैक्सिमाइज हो जाए और कंटेंट जो है उसको भी हम लिख सकें। तो पहला, डिपेंडेंस ऑन एलाइज, पीएम कैन नॉट टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, एग्जांपल विड्रॉल ऑफ डीएमके सपोर्ट लेड टू इंस्टेबिलिटी ऑफ यूपीए 2 इन 2019-14। एग्जाम्पल्स देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो कोई भी लिख सकता है। जो 9 10 का बच्चा है वो भी शायद इन सारे पॉइंट्स को लिख दे क्योंकि उसने जो बेसिक पॉलिटिकल साइंस की किताब है वो पढ़ी है। लेकिन क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो क्या आप उन नुआंसेस को समझते हैं या नहीं समझते हैं, यही एग्जामिनर जो है वो देखना चाहता है। और वो नुआंसेस कैसे हमको पता चलेगा कि हम समझते हैं कि नहीं? तो हमारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, हमारे एनालिसिस के थ्रू। और एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे एनालिसिस करने की क्षमता को दिखाते हैं। Next, policy compromises, reforms often diluted. Example, GST delayed due to coalition disagreements. सबको पता होगी ये बात कि भले ही जीएसटी जो है वो एनडीए के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन यूपीए के टाइम से इसको प्रपोज किया जा चुका था और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोएलिशन जो थी वो इस पर राजी नहीं हो रही थी। थर्ड चीज, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, कॉम्प्रोमाइज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ड्यू टू रीजनल इंटरेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि रीजनल इंटरेस्ट कुछ और कहती हैं और नेशनल इंटरेस्ट कुछ और कहती हैं, बट नेशनली स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इसलिए नहीं लिए जाते हैं क्योंकि रीजनल पार्टीज फिर अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर देंगी। फोर्थ, collective cabinet responsibility diluted. Ministers acted as party representatives rather than national decision makers. यानी कि अगर आप किसी स्टेट पार्टी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप डीएमके से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप यूनियन गवर्नमेंट में, क्योंकि आपका कोएलिशन है तो यूनियन गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो आपको दिया गया है। तो अब आपका मेजर फोकस जो होना चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, बट लीडर्स क्या करते थे कि अपना स्टेट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते थे, जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट जो थे वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे। एंड लास्ट, administrative paralysis, frequent threats of withdrawal of support caused indecisiveness, example 2G scam। कि कई बार ऐसा होता था कि नहीं आप ऐसा नहीं करिएगा तो हम सपोर्ट को विड्रॉ कर लेंगे, जिसकी वजह से इंडिसाइसिवनेस जो है वो हमको देखने को मिलती है। सेकेंड पार्ट में हम अब एड्रेस करेंगे नो वाला पोर्शन कि नहीं, जो कोएलिशन पॉलिटिक्स है वो पीएम की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं करती है। यानी कोएलिशन पॉलिटिक्स किस चीज को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हमारे फेडरल प्रिंसिपल को। और इंडिया जो है वो एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, तो फेडरलिज्म को हमको यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? फेडरल बैलेंस strengthens cooperative federalism and ensures representation of regional aspirations। की कोएलिशन पार्टीज जो हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि रीजनल इंटरेस्ट जो है उनको भी सेंट्रल लेवल पे जगह मिल सके। सेकेंड, कंसेंसस बिल्डिंग डिसीजंस मोर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक। अलग अलग व्यूज आपको सुनने को मिलते हैं जिसकी वजह से डिसीजंस जो है वो ज़्यादा इंक्लूसिव होती हैं और डेमोक्रेटिक होती हैं। थर्ड, इंस्टीट्यूशनल चेक्स प्रिवेंट्स एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पीएमओ लाइक दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि 2014 के बाद हमको दोबारा से सेंट्रलाइजेशन एरा देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर और अलग अलग पार्टीज हैं तो ये जो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती तो शायद इमरजेंसी जो है वो लागू नहीं होती। फोर्थ, स्टेबल फेजेस पॉसिबल, एग्जाम्पल श्री वाजपेयी's एनडीए एंड मनमोहन सिंह यूपीए provided more than 10 years of stable governments despite coalition। कि 1999 से 2014 तक हमने देखा कि इंडिया में 3 टर्म्स ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिले हैं और वो भी कोएलिशन की पॉलिटिक्स की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एंड लास्ट, एम्पावर्स पार्लियामेंट, फोर्सेस डिस्कशन एंड नेगोशिएशन प्रिवेंटिंग यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। अब जब ये हो गया तो हमको अब कंक्लूड करना होगा और कंक्लूजन में हमको क्या लिखना होगा? तो वे फॉरवर्ड। हमेशा जहां भी क्वेश्चन हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो कि ये जो है ये एक प्रॉब्लम है और इसको हमको सॉल्व करना है, तो उसमें एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन जो है वो हमको देना होगा, यानी वे फॉरवर्ड जो है वो हमको देना होगा। कोशिश यही करनी चाहिए। तब
वे फॉरवर्ड में आपको कोशिश करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, कोई कमिटी के रिकमेंडेशंस हो गए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटी है जो सरकार जो फेडरलिज्म पे है, तो आपको राजा मन्नार कमीशन देखने को मिल सकता है, आपको जो है वो सरकारिया कमीशन देखने को मिल सकता है, आपको पुंछी कमीशन देखने को मिल सकता है, उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन देखने को मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो सब आप ऐसे क्वेश्चंस में कोट कर सकते हैं। तो सरकारिया कमीशन 1988 and the Punchi Commission highlighted the need for cooperative federalism in a multi-party system, यानी कि हमको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस करना है। द सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बमई 1994 कर्ब्ड द आर्बिट्ररी सेंट्रल इंटरवेंशन अफर्मिंग फेडरल नॉर्म्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा फेडरलिज्म। पार्लियामेंट्री कमिटीज को हमको स्ट्रेंथन करना होगा ताकि एग्जीक्यूटिव डिसीजंस का जो स्क्रूटनी है वो हो सके। एंड लास्टली हमको एक बैलेंस बना के रखना होगा पीएमओ की डिसाइसिवनेस और कलेक्टिव कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। अब हम फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देंगे कि एज मोरिस जोन्स ऑब्जर्व्ड, Indian politics is marked by a durable combination of diversity with unity, conflict with consensus and change with stability। अब ये जैसे ही आपने एक थिंकर को कोट कर दिया कि फिर से आपको +1 मिल जाएंगे। तो while coalition politics has at times diluted the authority of the PM, हम agree कर रहे हैं इस चीज से, but it has also ensured a federal balance and inclusiveness in governance. This balance continues to define the PM's role within evolving dynamics of India's parliamentary democracy। और जब आप इस तरीके का आंसर लिखते हैं तो कुछ नहीं तो आपको 38 में से कम जो है वो 25-26 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरीके के और क्वेश्चंस जो हैं वो सीखने हैं, आंसर राइटिंग जो है वो और डिटेल से सीखना है, तो आप हमारा जो त्रिनेत्रा पीसीएस का 71st बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जिसमें डिटेल से जीएस 1 जीएस 2 और ऐसे जो है वो कवर किया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी जो है वो इसमें इंक्लूड की जाएंगी और इसका जो कंबाइंड प्रोग्राम का प्राइस है वो सिर्फ 1999 है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।